तो हम लोगों ने तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपने बाकी क्लासमेट्स को भी कन्वे कर दिएगा फॉर द असाइनमेंट सबमिशन एंड द फाइल सबमिशन, राइट? In last class, I think we had started with distance vector routing, right? यस सर। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या रहता है कि हमें ऑप्टिमम मिनिमम कॉस्ट का जो भी राउटिंग एल्गोरिथम्स कर रहे हैं वो राउटिंग एल्गोरिथम्स क्या करें, राउटिंग टेबल्स को मेंटेन करने में हेल्प करती है। राउटिंग टेबल्स को मेंटेन करने का कैसे, डायनेमिकली, जैसे टोपोलॉजी चेंज हो, कोई भी चेंजेस हो, तो ये सारी टेबल्स की इंफॉर्मेशन सारे राउटर जो भी नोड्स हैं उनके तक पहुंचे। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास अगर इंट्रा डोमेन की बात करी जाए तो दो होती है आपकी, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग। ठीक, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो लीस्ट कॉस्ट रूट रहता है आपका, उसको इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर टेबल में ये स्टोर करता है। हर एक राउटर इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तब आपका जो नेटवर्क जब इनिशियलाइज होता है, नया आपका नेटवर्क सेटअप हो रहा होता है, इनिशियलाइजेशन हो रहा होता है, तो उस टाइम हर नोड को सिर्फ अपने इमीडिएट नेबर्स की इंफॉर्मेशन पता है। वो जिन नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सिर्फ उन नोड्स की इंफॉर्मेशन उसे पता है। ए को बी की पता है, सी की पता है, डी की पता है, लेकिन ई तक का पाथ उसे नहीं पता है, तो वहां पे इन्फिनिटी रहता है। ठीक है, ऐसे बी का, ई का, डी का, सबके पास अपनी अपनी राउटिंग टेबल्स है। ठीक, फिर ये नोड्स क्या करते हैं, इनकी जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो अपने नोड्स, अपनी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन अपने इमीडिएट नेबर्स को, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ आपकी लोकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। लोकल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, जो इमीडिएट नेबर्स हैं, जैसे ए बी का नेबर है, ए सी का नेबर है, ए डी का नेबर है, वो अपने इमीडिएट नेबर्स को अगर कहीं पे भी उसके राउटिंग टेबल में चेंज होता है, कोई भी उसको नया पाथ मिलता है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आती है, तो चाहे वो पीरियोडिकली करे, मतलब कुछ टाइम पीरियड पे कर सकता है शेयर, या हो सकता है कि अगर कहीं ट्रिगर्ड अपडेट हो कि कहीं पे कोई अपडेट आया, तो इट विल बी सेंडिंग इट्स राउटिंग टेबल, शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद जस्ट इट्स इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट होती है कि मैंने ई को, एन बी को बताया, एन सी को बताया, को डी ने बताया, सी ने बाकी अपने नेबर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी। इस तरह से हर एक नोड अपने नेबर्स के साथ ये राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन शेयर करती है। ठीक, फिर क्या होता है, आपका जो आपकी पुरानी राउटिंग टेबल है और जो आपकी नई राउटिंग इंफॉर्मेशन से शेयर हुई है, उसका कंपैरिजन होता है। कैसे कंपेयर होता है, जैसे मान लिए ए ने सी से आपकी राउटिंग इंफॉर्मेशन, ये राउटिंग टेबल सी ने अपनी ए को सेंड करी। ठीक, सेंड करते टाइम हम क्या बताते हैं, हर एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का पाथ क्या होता है और वहां तक के पहुंचने का कॉस्ट कितना होता है। ठीक, जैसे ए टू सी को ए तक पहुंचने के लिए 2 कॉस्ट था, बी तक पहुंचने के लिए 4 था, सी टू सी 0 था, डी तक जाने का इन्फिनिटी था, ई तक जाने का 4 था। ठीक, और ए का सी से डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो जो भी अगर ए सी के थ्रू इन नोड्स तक पहुंचना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉस्ट में +2 करना पड़ेगा, क्योंकि वाया सी है, सी के थ्रू जाके आप इन डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, राइट? तो आप सब में जब 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 6 2 इंफिनिटी प्लस 2 इंफिनिटी, 4 + 2 6। ठीक, अब ये क्या हो गई, ये एक ही मॉडिफाइड टेबल हो गई अगर ये सी के वाया इन सारे रूट्स तक, इन सारे नोड्स तक पहुंचना चाहता है। फिर आप क्या करोगे, ए की मॉडिफाइड टेबल को कंपेयर करोगे जो ए के पास पहले पहले से इंफॉर्मेशन इन नोड्स तक पहुंचने की पड़ी थी। ठीक, इनको इंडिविजुअली आप कंपेयर करते हैं, ए मतलब कंपेयर करेगा नोड, जहां पे भी उसको लगेगा कि अब उसको शॉर्टर पाथ मिल गया है, तो वो उस पाथ को अपनी टेबल में अपडेट कर लेगा। अदरवाइज मतलब जो भी शॉर्टेस्ट होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, ए टू ए जाने का सी के थ्रू 4 कॉस्ट है, ए टू ए की खुद से विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम सी क्या है, 0 कॉस्ट है। ए टू बी जाने की 6 है, लेकिन डायरेक्ट जो लिंक ए टू बी का है वो 5 है। ठीक, सी टू ए जाने की कॉस्ट कितनी है, 2 है, 2 है तो कोई डिफरेंस नहीं है। फिर डी तक जाने की सी के थ्रू क्या कॉस्ट है, इन्फिनिटी है, लेकिन डायरेक्ट डी तक ए कैसे पहुंच सकता है, कॉस्ट खाली क्या होगी, 3 रहेगी। ठीक, ई तक जाने का 6 है, मतलब 2 + 4 आपका, ए टू सी जाने का कॉस्ट 2, सी टू ई जाने का शायद 4 था, आपका 4 है। ठीक है, दोनों उसका ऐड करके 6 आई थी। ठीक है, तो ई टू सी जाने का ए को ई तक अगर पहुंचना है बाया सी, तो कॉस्ट हमारा कितना आता है, 6 आता है। ठीक, और उसकी खुद की पुरानी टेबल में क्या पड़ा है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, ई थी तो इन्फिनिटी पड़ा था। इन दोनों में कंपेयर करने पे योर कॉस्ट टू रीच ई वाया सी इज स्मॉलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी की न्यू टेबल में उसको पता चल गया ई तक पहुंचने का पाथ वाया सी। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करता है, अपडेट करते हैं सारे नोड्स। तो इमीडिएट जो नेबर्स हैं उसके, जो उसके जस्ट बराबर के नेबर्स है, जैसे डायरेक्टली वो लिंक्ड है, ठीक है, उनसे ये अपनी डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन शेयर करता है।
ठीक, और ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से योर कंप्लीट सारे नोट्स को आपस में आप इंफॉर्मेशन मतलब ये जान पाते हो कि सारी नोट्स तक पहुंचने के हमारे पास क्या पाथ क्या मतलब रूट है, आपका शॉर्टेस्ट कितना है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, देखिए आप पहली बात अगर ये चलेगा ठीक, तो पहले ए को सी से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, ठीक, डी डी से लेनी पड़ेगी, बी से लेनी पड़ेगी, तो हर बार इसकी क्या है राउटिंग टेबल अपडेट होगी मान लिया, और बी भी सिमिलरली यही करेगा, बी विल बी टेकिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए, ठीक है, फ्रॉम सी, फ्रॉम ई, सी विल बी टेकिंग इट्स इमीडिएट इंफॉर्मेशन मतलब राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स इमीडिएट नेबर्स। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम क्या आता है, कन्वर्जेंस स्लो होता है। कन्वर्जेंस मतलब जो फाइनली ए की ये टेबल बनेगी, जो फाइनल टेबल है ए की, कि इसको पता चलेगा कि शॉर्टेस्ट कैसे पता चलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ हर नोड तक पहुंचने का कैसे, व्हेन इट विल बी। अब बी क्या है, ए की भी टेबल रिसीव कर रहा होगा, सी से भी टेबल रिसीव कर रहा होगा, ई से भी टेबल रिसीव कर रहा होगा। पहले ए से अपनी टेबल कंस्ट्रक्ट करेगा मॉडिफाइड टेबल, फिर सी से करेगा, फिर ई से करेगा। इनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा होगा जिस नोड के थ्रू, उसको वो अपनी फाइनल राउटिंग टेबल में रखता है। ठीक, ऐसे ही सी, ऐसे ही डी, ऐसे ही ई। ठीक, देन क्या होगा, जहां पे भी जिस टेबल में चेंज होगा वो अपने दूसरे इमीडिएट नेबर को भेजेगा। मान लिए ए की राउटिंग टेबल में वाया सी इंफॉर्मेशन आई थी, उसको अपनी राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट हुई, दिस इट विल बी शेयरिंग इट टू बी। ठीक है, फिर बी अपनी टेबल को कंस्ट्रक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव बाय सी, ई एंड ए। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन टेबल्स की एक्सचेंज होती है टू गेट द path to reach every individual node within this ऑटोनॉमस सिस्टम। ये ऑटोनॉमस सिस्टम जो इतने नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इसके पास अपडेट होती है। तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का एक हमारा ड्रॉबैक क्या रहता है कि इट इज वेरी इसका कन्वर्जेंस थोड़ा स्लो रहता है, इसका कन्वर्जेंस रेट स्लो रहता है। स्लो क्यों रहता है, क्योंकि आपको सारे नेबर से, सिर्फ इंटरमीडिएट नेबर से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, फिर अपने टेबल को कंपेयर करते हो, फिर फाइनल टेबल बनाते हो, फिर आपकी टेबल में चेंज हुआ तो आपको अपने नेबर्स को शेयर करना है। तो दिस इज अ लिटिल ड्रॉबैक ऑफ योर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग कि आपके कन्वर्जेंस फाइनल जब आपका नेटवर्क है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो स्लो हो जाएगा। एक और हमारे पास प्रॉब्लम क्या रहती है, काउंट टू इंफिनिटी की प्रॉब्लम रहती है, जिसको हम टू नोड इंस्टेबिलिटी या थ्री नोड इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक, टू नोड इंस्टेबिलिटी को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। दिस इज अगेन अ ड्रॉबैक ऑफ योर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो व्हाट इज काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम या नोड टू नोड इंस्टेबिलिटी या थ्री नोड इन इंस्टेबिलिटी। ठीक है, काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम क्या होता है, मान लिए ए को, ए जो है बी से कनेक्टेड है और कोई नोड एक्स से कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक नेटवर्क होगा, ये एक नेटवर्क होगा। ठीक, ए ए एक्स से कनेक्टेड है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 2 है। बी को एक्स तक के पहुंचने की इंफॉर्मेशन किसके थ्रू पता है, ए के थ्रू पता है, तो दैट इज एक्स तक पहुंचने के लिए इसको वाया ए जाना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक, तो ये ए और बी की राउटिंग टेबल्स की पार्शियल इंफॉर्मेशन है। ठीक, अभी क्या हुआ, मान लिया फेलियर हो गया और ए टू एक्स का जो लिंक था वो ब्रेक कर गया। ठीक है, टोपोलॉजीज हम मानते हैं चेंज होती रहती है, कहीं पे डाउन लिंक हुआ, कहीं पे अप हुआ। ठीक, यहाँ पे आपका लिंक डाउन हो गया, ए टू एक्स तक जो पहुंचने का पाथ था वो कट हो गया। ठीक, तो क्या होगा, अब ए के पास इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इमीडिएट नेबर है, ये इस पे प्रोपेगेट होगी उसके पास इमीडिएट नेबर की इंफॉर्मेशन, तो ये क्या करेगा, अपनी टेबल में, राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा टू रीच द वैल्यू, टू रीच एक्स। अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट मतलब ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता है। ठीक, और बी की अभी भी राउटिंग टेबल में एक्स और 6 पड़ा है। ठीक, सही तरीका क्या होना चाहिए था, ये इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली ए को बी को इन्फॉर्म करनी चाहिए थी। ठीक, इट शुड हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन टू बी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है कि ड्यू टू सम रीजन, मान लीजिए बी की टेबल अपडेट हो रही है उसी टाइम पे कहीं और नोट्स इंफॉर्मेशन पास करने पर, ठीक है, या डिले हो गया किसी वजह से, तो उससे पहले कि ए अपनी इंफॉर्मेशन बी को शेयर करता, बी ने अपनी इंफॉर्मेशन ए को शेयर कर दी। ठीक, बी ने अपनी राउटिंग टेबल ए को शेयर कर दी। ठीक, तो ए को पहले ए में वैल्यू क्या पड़ी थी, इनफाइनाइट पड़ी थी। ठीक, और बी ने क्या अपनी पार्शियल टेबल शेयर, मतलब जो अपनी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन शेयर करी कि क्योंकि बी को ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है कि एक्स तक का जो लिंक इसके पास था टू रीच एक्स वाज वाया ए, एंड वहां पे वो डाउन होने से कॉस्ट इंफिनिटी हो गया है। उसकी जगह क्या हुआ, ए को इंफॉर्मेशन शेयर करने की जगह उससे पहले बी ने अपनी टेबल ए को शेयर कर दी। ठीक, ड्यू टू सम रीजन ए वाज नॉट एबल टू इन्फॉर्म बी, अपनी राउटिंग टेबल बी को शेयर नहीं कर पाया,
राइट, ड्यू टू सम मे बी कोई डिलेज हो गए या कोई और रीजन था, ठीक। लेकिन उससे पहले बी ने अपनी राउटिंग टेबल ए को सेंड कर दी, क्योंकि अज्यूमिंग कि अब ए को क्या लग रहा है कि हो सकता है बी को कोई और पाथ मिल गया हो एक्स तक के पहुंचने का, तो वो अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट कर लेगा। कैसे अपडेट करेगा कि ए से इसको सॉरी बी से ये इसको राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन मिली ए को कि क्या है एक्स तक का पाथ क्या है 6 है, ठीक। वाया बी मिली तो क्या हुआ 6 + 4 = 10, ठीक। तो इसने अपनी कॉस्ट पहले इन्फिनिटी थी, अब 10 हो गई, तो अपडेट करके इसको क्या कर लेगा 10 करेगा, ठीक। अब जैसे ही ए की राउटिंग टेबल चेंज हुई, ठीक, ये इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट होगी, क्योंकि यही तो रहता है ट्रिगर अपडेट में कि अगर कहीं पे भी आपकी राउटिंग टेबल चेंज हो रही है तो यू हैव टू इन्फॉर्म इट्स इमीडिएट नेबर, ठीक। अब ये अपनी राउटिंग टेबल को बी को शेयर करेगा। अब बी के पास ये इंफॉर्मेशन पड़ी है कि ए टू एक्स बी को एक्स तक पहुंचने का रास्ता क्या है वाया ए ही है, ठीक। तो वो क्या करेगा अपने अपने जो इसमें वैल्यू पड़ी है इसको अपडेट करेगा, ठीक। इसको वापस से अपडेट करेगा तो इट विल मेक इट टू 14, ठीक। ये और ये क्या हमारे पास रह रहा है, एक हमारा चेंज चलता जा रहा है। अब ए की बी की टेबल अपडेट हुई, बी ने वापस से इंफॉर्मेशन शेयर करी ए को, ठीक। तो ये हमारा इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी, राइट। ये दोनों चलते ही जाएगा, ए की टेबल अपडेट होती तो बी को इन्फॉर्म करता है, बी की टेबल अपडेट होती तो ए को इन्फॉर्म करता है। इंफिनिटी तक जाते जाते क्या होगा फाइनली आफ्टर आफ्टर लॉन्ग नंबर ऑफ स्टेप्स जब ये इंफिनिटी तक पहुंचेगा तब पता चल पाएगा दोनों को कि एक्स तक का देयर इज नो पार्ट टू इट, ठीक। और ये हमारे क्या रहेंगे, इससे एक हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, एक लूप बनता चला जा रहा है, ठीक। लूप कैसे बन रहा है कि अगर मान लीजिए कोई डेटा पैकेट ए को रिसीव होता है, ठीक है, ए को रिसीव होता है तो ए क्या करेगा, अगर इसको एक्स तक के भेजना है तो ये डेटा पैकेट को बी को भेजेगा, बी क्या करेगा इस डेटा पैकेट को ए को भेजेगा, तो एक सर्कल में चलता चला जा रहा है, एक लूप में चलता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों आपस में ही राउटिंग टेबल्स को एक्सचेंज करते चले जा रहे हैं, ठीक। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, टू नोड इंस्टेबिलिटी कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम रहती है, ठीक। तो कॉस्ट क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ रीचिंग एक्स है वो बढ़ती चली जा रही है, ए का जैसे यहाँ पर क्या था आपका योर ट्रिगर्ड अपडेट से यहाँ पे या इसके पास वैल्यू ना पहुंचकर इसने पहले भेज दी तो इट इज एडिंग दैट 6 + 4 10, ठीक। नाउ दिस दिस इंफॉर्मेशन ए वापस बी को प्रोपोगेट करेगा, ठीक। बी को प्रोपोगेट करेगा तो क्या होगा 10 इसके पास कॉस्ट थी और जो नया मतलब जो क्योंकि ए से बी पहुंचने का क्या 4 कॉस्ट है तो 10 + 4 14 हो गया, ठीक। अब बी अगर अपडेट करेगा अपनी इंफॉर्मेशन तो ए को इन्फॉर्म करेगा, ए को इन्फॉर्म करेगा तो अब ए की वैल्यू 14 हो जाएगी, फिर 14 विल इंक्रीज in pass this information to b then it will be 14 + 4 18, ये चलता चला जा रहा है। और दोनों की टेबल में क्या पड़ा है, इट इज ए में लिखा है कि x तक पहुंचने के लिए वाया b है और बी की राउटिंग टेबल में क्या पड़ा है x तक पहुंचने का पाथ क्या है वाया a है। तो इट इज योर टू नोड इंस्टेबिलिटी, व्हाई बिकॉज जो भी नोड्स इनके पास आएंगे they will be stuck in a loop, they will be going to A coming back to B, तो ये बाउंस करते रहेंगे between A and B, तो ये क्या रहता है टू नोड की लूप प्रॉब्लम कहती है। और क्या है काउंट टू इन्फिनिटी क्यों कहते हैं, ये काउंट ये आपस में ही टेबल एक्सचेंज करते रहेंगे, ठीक, जब तक ये एक लिमिट ना पहुंच जाए फॉर ये जो कॉस्ट टू रीच एक्स को काउंट करते चले जा रहे हैं, इट विल जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग। तो इस चीज को ब्रेक करने का हमारे पास एक तरीका क्या होता है कि हम इन्फिनिटी को डिफाइन कर दें। इन्फिनिटी को डिफाइन करने का क्या मतलब हुआ कि एक नंबर वो कर दें कि अगर कहीं भी किसी भी नोड तक पहुंचने के लिए कॉस्ट यहाँ तक पहुंच गया, इन्फिनिटी का तो कोई नंबर ही नहीं है ना, कितना कब तक ए एंड बी अपनी टेबल्स को अपडेट करते रहेंगे, राइट। तो इसको ब्रेक करने का क्या तरीका है, एक आप नंबर डिफाइन कर दे कि मान लीजिए 100 कर दिया कि अगर 100 हॉप्स तक यही आपस में ही इनके पैकेट एक्सचेंज होता चला जा रहा है देन वी विल सी कि आप इसको यू विल आप इसको इंफिनिटी की तरह कंसिडर कर लो, ठीक। सो इन दैट केस अगर हमारा मतलब अगर एक डिस्टेंस जो है किसी भी नोड तक पहुंचने के लिए एक इंफिनिटी को डिफाइन कर दी, मान लीजिए इंफिनिटी को हमने क्या डिफाइन कर दिया 100, ठीक। अगर 100 हॉप्स तक के ही आप आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते चले जा रहे हो तो इन दैट केस पैकेट इन्हीं दोनों के बीच में बाउंस करता चला जा रहा है, तो वी विल से कि इंफिनिटी तक रीच ना करके अगर 100 वैल्यू डिस्टेंस पहुंच गया
तो इट मीन्स कि ये नोड डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक, तो इसकी वजह से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग कैन नॉट बी यूज फॉर वेरी लार्ज नेटवर्क, जहाँ पे और ये इन्फिनिटी हम यूजली कहाँ कितना मानते हैं, आप 1 से 20 तक मान लेते हो कि 20 तक की सिस्टम स्टेबल है। अगर 20 हॉप से एक्सीड करता है तो हम मान के चलेंगे कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम अकर हो गई है। ठीक, एक हमारे पास तरीका क्या रहता है, स्प्लिट होराइजन का रहता है। स्प्लिट होराइजन क्या कहता है कि आप सिर्फ पार्शियल राउटिंग टेबल अपनी शेयर करें, सारी की पूरी राउटिंग टेबल को ना शेयर करें। स्प्लिट होराइजन मतलब क्या हुआ कि आप स्प्लिट कर दी, शेयर करने से पहले स्प्लिट कर दी। कैसे कि अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन ए ने बी को ए से पता चली तो वापस से वही इंफॉर्मेशन ए को ना सेंड करे। यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ रही थी कि एक्स तक का पाथ पहुंचने का बी को ए के थ्रू ही पता था, ए को ही बी को ही पता था कि एक्स तक पहुंचने के लिए इट हैज टू गो वाया ए, राइट। बट दिस इंफॉर्मेशन इट इज सेंडिंग बैक टू ए। तो ये क्या कह रहा है कि जब भी आप अपनी टेबल को शेयर करो तो सिर्फ पार्शियल, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझे उसी नोट से मिली है वो ही दोबारा मुझे ना एडवर्टाइज करे। ठीक, तो इन दिस केस हम ऑप्टिमम पाथ निकाल सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा जब टेबल शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लास्ट जो अभी इसकी लाइन इसमें राउटिंग टेबल में पड़ी होगी, हाउ टू रीच एक्स वाया ए। ठीक, क्योंकि ये ए से ही इन्फॉर्मेशन इसको मिली है तो दोबारा से इन्फॉर्मेशन वापस से बी को ए को नहीं भेजनी चाहिए, तो ओनली पार्शियल टेबल इट विल बी सेंडिंग टू ए। ठीक, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट होराइजन, हमारे पास ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काउंट टू इन्फिनिटी को अवॉइड करने के हमारे पास क्या तरीके रहते हैं। एक तो होता है कि इन्फिनिटी को आप डिफाइन कर दिए कि 20 हॉप या इतने, इससे ज्यादा अगर आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो इसके माने ये इन्फिनिटी है, इट इज अनरीचेबल। ठीक, दूसरा क्या है कि आप टेबल्स को पार्शियली शेयर करें। ठीक, कि आप पूरे जिस 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 इंटरफेस के थ्रू आपको कहीं कोई नोट तक पहुंचने का रास्ता पड़ा है उसी वापस से उसको वही इंफॉर्मेशन ना सेंड करिए। ठीक, एंड थर्ड तरीका इसमें क्या प्रॉब्लम हमारे पास आती है, स्प्लिट होराइजन को हम क्या करते हैं, पॉइजन रिवर्स के साथ हम मर्ज करते हैं। ठीक, इसमें क्या रहता है, एक स्प्लिट होराइजन तरीका जो काउंटेबिलिटी प्रॉब्लम को ओवरकम करने का है, उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए किसी नोट के बारे में मुझे बहुत देर तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वहां पे क्या होता है, उस नोट को टेबल से डिलीट कर देता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट नोट इज गोइंग टू बी डिलीटेड, राइट। जैसे यहाँ पर अगर ए को बी से कोई भी एक्स तक जाने की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो ये नोड ए ये नहीं समझ पाएगा कि ये स्प्लिट होराइजन स्ट्रेटेजी की वजह से हुआ है या इट इज अ पॉसिबिलिटी कि बी को एक्स के बारे में कोई न्यूज नहीं मिली। क्योंकि मतलब यहाँ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में एक हमारे पास ये भी रहता है कि एक टाइमर आपके पास रहता है, अगर किसी पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने का पाथ मतलब अगर विद इन द टाइम वहां से वहां तक की कोई उस रूट की कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है, कोई भी अपडेट नहीं मिला है, कोई भी न्यूज नहीं मिली है, तो मान के चलते हैं कि वो नोड डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक, तो इन केस अगर ये बी बार बार यही करेगा कि अपनी एक्स तक पहुंचने की इंफॉर्मेशन ए को नहीं सेंड करेगा तो ए में नॉट नो कि ये स्प्लिट होराइजन स्ट्रेटेजी की वजह से हुआ है या आपका जनरली ये लिंक डाउन हो गया है, ये बी को एक्स से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्स इज नॉट अवेलेबल। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग पार्शियल इन्फॉर्मेशन आप क्या करिए, अगर बी ए को इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, ठीक है, और ये टू रीच एक्स, ठीक, और इसको क्या मिली थी इन्फॉर्मेशन वाया ए ही मिली थी, तो टेबल पूरी शेयर करें लेकिन इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वैल्यू एज 6 या 14 ये इन्फिनिटी डाल दे। जब इन्फिनिटी डाल देगा तो ए को जब ये टेबल रिसीव होगी, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स को रीच करने का वाया बी जो वैल्यू है वो यहाँ पे इन्फिनिटी डाल के अगर भेजेगा तो क्या करेगा, ए अपनी टेबल को अपडेट ही नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, स्प्लिट होराइजन स्ट्रेटेजी को मर्ज करते हैं पॉइजन रिवर्स के साथ टू ओवरकम योर काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। ठीक, ये काउंट टू इन्फिनिटी टू नोड इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम तो कुछ हद तक के आपके स्प्लिट होराइजन स्ट्रेटेजी से वर्क भी कर जाती है। स्प्लिट होराइजन का मतलब क्या रहता है कि जिस नोड के वाया आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको वापस से इन्फॉर्मेशन मत सेंड करो। ठीक, लेकिन 3 नोड इंस्टेबिलिटी अभी भी रहती है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। 2 नोड इंस्टेबिलिटी, 3 नोड इंस्टेबिलिटी क्या रहती है। ठीक है, 3 नोड इंस्टेबिलिटी क्या है, मान लीजिए 3 नोड्स कनेक्टेड है 2 की जगह, ठीक, यहाँ पे 3 नोड्स एक लूप में चल जाएंगे। तो बी के पास एक्स तक पहुंचने का रास्ता क्या है, वाया ए है। सी के पास भी एक्स तक पहुंचने का रास्ता क्या है, वाया ए है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 4 + 2 6। ठीक, यहाँ पे क्या है, 3 + योर 2 दिस इज 5।
ठीक, तो यहाँ तक के पहुंचने का इंफॉर्मेशन ये है। अब मान लिया ड्यू टू सम रीजन ये लिंक डाउन हो गया। ठीक, डाउन होने का मतलब क्या होगा, ए अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करेगा, इन्फिनिटी डालेगा। ठीक, और ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन किसको भेजेगा, बी और सी, जो भी इसके इमीडिएट नेबर्स हैं उनको भेजेगा, बी और सी को भेजेगा। मान लिया बी तक की तो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सी को नहीं पहुंची। ठीक, ये राउटिंग टेबल सी के तक शेयर नहीं हो पाई। तो क्या होगा, बी तो अपनी राउटिंग टेबल अपडेट कर लेगा कि इन्फिनिटी डाल लेगा, लेकिन सी की टेबल में अभी भी क्या पड़ा है, 5 पड़ा है। क्यों, क्योंकि इसको ये वाला जो राउटिंग टेबल शेयरिंग थी, ये ए से जो इसको मिलनी थी, ये इसके पास नहीं पहुंच पाई। तो व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट में अकर हियर इज, अब अगर जब ये सी अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेगा बी को, ठीक है, मान लीजिए राउटिंग टेबल तो आपस में इमीडिएट टेबल्स एक्सचेंज करते ही हैं। ठीक, अगर सी अपनी टेबल बी को अब शेयर करेगा और ये सी की टेबल आउटडेटेड है, क्यों, क्योंकि उसके पास एक्स तक पहुंचने का जो लिंक डाउन हुआ था वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई। तो क्या करेगा, बी अपनी बी राउटिंग टेबल को अपडेट कर लेगा और क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इसको सी से मिली है, तो ये समझेगा कि इट इज सी ने कोई नया पाथ ढूंढ लिया है एक्स तक का पहुंचने का, जबकि ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए थी, बट इट इज नॉट एबल टू अपडेट इट, राइट, इट इज नॉट एबल टू, इसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर हुई, इसने अपनी राउटिंग टेबल जो गलत इन्फॉर्मेशन के साथ थी बी को शेयर कर दी, और बी को लगा कि सी को पाथ मिला, क्योंकि और यहाँ पे क्या है, ए से तो ये सी से इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये अपनी टेबल को अपडेट करके क्या कर लेगा, 5 + 3 = 8 करेगा। ठीक, अब क्या हुआ, सी से ये पार्शियल टेबल इसने जो रिसीव, मतलब जो राउटिंग टेबल रिसीव करी, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करा, अब यही इन्फॉर्मेशन इसने ए को शेयर कर दी। ए को क्यों शेयर कर दी, क्योंकि स्प्लिट होराइजन में क्या होता था, अगर मुझे ए के थ्रू किसी नोड तक पहुंचने का पाथ मिला है, तो वापस से मैं उसी नोड को ये इन्फॉर्मेशन ना शेयर करूं, लेकिन क्योंकि सी को, क्योंकि बी को, हमें ये जो हमारा नोड बी है, इसने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करी थी, सी से इन्फॉर्मेशन रिसीव करी थी। ठीक, ए से नहीं रिसीव करी, सी ने अपनी टेबल जो शेयर करी थी, इसने अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करा। ठीक, और ये इन्फॉर्मेशन ए को शेयर कर दी। ए इसको क्यों एक्सेप्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि ये जो टेबल ये शेयर कर रहा है एक्स तक पहुंचने का रास्ता, ये वाया सी है, नॉट ए के थ्रू नहीं आया है, सी के थ्रू आया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 नोड्स अनस्टेबल हो गए। 3 नोड्स कैसे अनस्टेबल हो गए, ए को पता है एक्स तक पहुंचने का रास्ता बी के पास है, बी को लग रहा है कि एक्स तक पहुंचने का रास्ता सी के पास है, सी को क्या है इन्फॉर्मेशन की एक्स तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ए के थ्रू है। तो ये लूप में चीजें चलती चली जाएंगी, ए टू बी, बी टू सी, तो यहाँ पे 3 नोड, तो स्प्लिट होराइजन स्ट्रेटेजी यहाँ पे फेल कर जाएगी। क्यों फेल कर जाएगी, क्योंकि इसमें ये रहता था कि अगर मैं एक्स तक के जानने का रास्ता ए के थ्रू पता चला है, ठीक है, तो ये वापस से अपनी पार्शियल टेबल ए को मत सेंड करो। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी तक इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं थी, बी तक पहुंच गई थी, तो बी फॉल्सली इस फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी टेबल को अपडेट कर ले रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन वापस से ए को भी शेयर कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि ये सी के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई है। तो दिस इज वन, दीज आर 2 ड्रॉबैक्स ऑफ योर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, जहाँ पे आपका काउंट टू इन्फिनिटी एंड कन्वर्जेंस इज ट्रू। ठीक, फिर इन प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, थ्योरी पार्ट है। RIP रहता है इसका, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, तो पूरी की पूरी आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे ही बेस्ड है। बस यहाँ पे आपका हॉप काउंट को हम डिस्टेंस की वेक्टर की तरह, मतलब डिस्टेंस के मेजर करने की यूनिट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सी प्रोटोकॉल है, दिस इज योर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अदर इज योर लिंक स्टेट राउटिंग, इंटर डोमेन में ही आपकी लिंक स्टेट राउटिंग आती है। ठीक, लिंक स्टेट राउटिंग में क्या रहता है, दिस इज बेस्ड ऑन ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। डिस्टेंस वेक्टर में क्या था, ग्लोबल इंफॉर्मेशन, हर एक नोड अपने इमीडिएट नेबर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। लिंक स्टेट राउटिंग क्या कहता है कि आप ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयर करो। ग्लोबली कैसे करो, यहाँ पे हर एक नोड को सारे नोड्स के बारे में पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ इमीडिएट नोड्स के लिए आप टेबल्स को एक्सचेंज करो। ठीक, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, मतलब सारे सारे नोड्स को पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी पता होती है। ये कैसे होता है कि जो भी नोड्स हैं यहाँ पे फ्लडिंग होती है, फ्लडिंग इन द सेंस के जितने भी नोड्स इस नेटवर्क में अवेलेबल हैं, जितने भी नोड्स हैं, सबको आप अपनी राउटिंग टेबल को शेयर करो, सबको आप सेंड करो। ठीक, तो अब हमारे पास थोड़ी बैंडविड्थ जैसे इंक्रीज हो गई है, तो लिंक स्टेट राउटिंग इज मोर यूज्ड देन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, बिकॉज यहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन जो भी टाइप है, कॉस्ट है, ठीक है, ये सारे सारे जितने भी लिंक्स हैं, सारी लिंक्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जितने भी हमारे नोड्स कनेक्टेड हैं, उन सबको शेयर कर दिया जाता है। तो हर एक नोड
जो इस डोमेन में है उनको पूरी इस डोमेन की टोपोलॉजी पता रहती है। ठीक, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये लिंक स्टेट राउटिंग में यहाँ पे आपके एक पैकेट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लिंक स्टेट पैकेट्स। ठीक, तो यहाँ पे जो भी नोड्स को अपनी पार्शियल, अच्छा इनिशियली जब नेटवर्क सेटअप होगा तो सिर्फ आपको अपने लिंक्स जो डायरेक्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन पता होगी, ए को बी डी तक की पता होगी, ए को बी तक पता होगी, ए को सी तक पता होगी, ऐसे ही सारे नोड्स को अपनी पार्शियल इन्फॉर्मेशन पता है। ठीक, लेकिन हर एक नोड क्या करता है, इस पार्शियल इन्फॉर्मेशन को सारे नोड्स के साथ शेयर कर देता है। ठीक है, ए को सी को भी भेजेगा, बी को भी भेजेगा, ई को भी भेजेगा। सिमिलरली वहां पे क्या होता है, सिर्फ इमीडिएट नेबर्स जो आपसे डायरेक्ट लिंक है उनको आप भेजो। यहाँ पे आप सबको भेजते हो, कैसे भेजते हो? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जिनको हम क्या बोलते हैं, लिंक स्टेट पैकेट। ठीक, आप क्या करते हैं, एक जो भी लिंक्स हैं उनका जो स्टेट्स है उनको आप शेयर कैसे करते हो, एलएसपी पैकेट बनाकर। और इन एलएसपी पैकेट को आप जितने भी राउटर्स हैं इस पर्टिकुलर डोमेन में आप सबको फ्लडिंग कर देते हो। फ्लडिंग मतलब हर तरफ जाएंगे, ठीक है, और रिलायबल वे में कि ये सारे नोड्स तक पहुंचे। ठीक, तो ये सारे नोड्स अपने सारे जितने भी यहाँ पे नोड्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, सबको एलएसपी पैकेट सेंड करता है। दे विल बी receiving this LSP packet and they will be updating this information। इन LSP पैकेट में क्या रहता है, फ्लडिंग करते हो आप इन पैकेट्स को पूरे नेटवर्क के ऊपर। ठीक, इसमें क्या रहता है, आपके पास नोड अपनी आइडेंटिटी बताता है कि किस कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आ रही है, कितने लिस्ट ऑफ लिंक्स हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस नंबर और एक फील्ड, आपका एज की फील्ड रहती है। ठीक है, ये इस सीक्वेंस नंबर और एज फील्ड हेल्प करती है डिस्टिंग्विश करने में कि क्योंकि एलएसपी पैकेट्स फ्लड हो रहे हैं, हो सकता है कि कहीं और नोड से आ रहे हो, तो आपको डिस्टिंग्विश करना है कि सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस नंबर फील्ड हेल्प करती है फैसिलिटेट करने में, डिस्टिंग्विश करने में कि नया एलएसपी पैकेट है या पुराना ही वाला रिसीव करा गया है। ठीक, तो जब भी आपका टोपोलॉजी में चेंज हो रहा है या हो सकता है पीरियोडिक बेस पे, तो आप क्या करते हो, ये एलएसपी पैकेट्स को डिसमिनेट कर देते हो अपने पूरे के पूरे नेटवर्क में। ठीक है, with whatever information you have and accordingly each node will get the complete topology of the network। ठीक, हर एक नोड को क्या पता चलेगा कि टोपोलॉजी पता चलेगी कि कैसे हमारा नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक, फिर इस टोपोलॉजी एक बार इसको पता चल गई, ठीक है, अब वो क्या करेगा, हर नोड तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा। ठीक, आपको एक तरह से क्या है, ये ग्राफ बन गया, उसको पता चल गया कि मेरी टोपोलॉजी कैसे विद द हेल्प ऑफ द एलएसपी पैकेट रिसीव विद द हेल्प ऑफ फ्लडिंग। ठीक है, जो एलएसपी पैकेज आपने नेटवर्क में फ्लड करे थे वो सबके पास पहुंचे, सबने अपने हिसाब से एक उसको आइडिया लग गया कि हमारी नेटवर्क की टोपोलॉजी कैसी है, हाउ माय नोड्स आर कनेक्टेड। ठीक, नेक्स्ट व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू एवरी अदर नोड। अब क्या करना है, देखना है कि सब तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो उसके लिए क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री कंस्ट्रक्ट करता है। ये क्या है, ग्राफ है। ग्राफ से क्या करता है, मतलब ट्री का मतलब क्या होगा, कहीं पे लूप्स नहीं होंगे, देयर विल बी सिंगल नोड, मतलब सिंगल लिंक्स टू कनेक्ट द नोड्स। ठीक, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाता है विद द हेल्प ऑफ योर डिस्क्रिप्टर एल्गोरिथम। डिस्क्रिप्टर एल्गोरिथम आपने नाम में पढ़ी होगी कि वो क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाता है कोई भी ग्राफ से, हर एक नोड तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहता है। सिंपल सी एल्गोरिथम है डिस्क्रिप्टर एल्गोरिथम कि आपको कोई ग्राफ दिया है तो वहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं, ट्री बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, एक आपकी परमानेंट लिस्ट रहती है, एक आपकी टेंटेटिव लिस्ट रहती है। टेंटेटिव लिस्ट में आप एलिमेंट्स को ऐड करते हो और जो भी उसमें से मिनिमम कॉस्ट होती है उसको आप परमानेंट लिस्ट में मूव करते चले जाते हो। तो जैसे यहाँ पर इनिशियली परमानेंट लिस्ट आपकी क्या है, एम्प्टी है, कोई भी नोड नहीं है। ठीक, और टेंटेटिव लिस्ट में आपने क्या करा, पहला नोड, मान लीजिए ए नोड अपनी टोपोलॉजी से जो भी उसको पता है उससे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाह रहा है, तो उसने क्या डाला, ए टू ए जाने का रास्ता क्या है, 0 है। ठीक, तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को मूव करेगा अपनी परमानेंट लिस्ट में। ठीक, 2 लिस्ट मेंटेन होती है, परमानेंट लिस्ट में क्या आ गया, A0 आ गया। फिर क्या होगा, और क्या करेगा, टेंटेटिव लिस्ट में ये जितने भी बाकी नोड इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है इनकी इंफॉर्मेशन डालेगा। तो बाकी कौन से नोड इससे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है, बी है, सी है और डी है। तो मैं टेंटेटिव लिस्ट में क्या आ जाएगा, बी, बी तक जाने का कॉस्ट कितना है, 5। ठीक है, सी तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है, 2, और डी तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है, 3, D3। ठीक है, हमारी टेंटेटिव लिस्ट में वैल्यू पड़ी है। इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है अब उसको हटाएगा। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, C2 है। तो हमारी परमानेंट लिस्ट में क्या आ गया, परमानेंट लिस्ट ही हमारी फाइनल लिस्ट बनेगी जो आपको ट्री देगी कि कैसे ये नोट्स कनेक्टेड है, मिनिमम कॉस्ट क्या है सारी नोट्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका C2।
ठीक, और टेंटेटिव लिस्ट में आपकी वैल्यू क्या पड़ी है, B5 एंड D3। ठीक, और आपकी ये दोनों वैल्यूज पड़ी, सी आपका योर वैल्यू B5, ठीक, और D3। ठीक, और जब जो है सी परमानेंट लिस्ट में मूव करता है तो जो ये अपनी इंफॉर्मेशन जिस नेबर से कनेक्टेड है उनकी इंफॉर्मेशन ऐड करता है। तो सी किससे किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, ई से कनेक्टेड है, ठीक, और ए से कनेक्टेड है। ए से तो मिनिमम कॉस्ट 0 है तो इसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं। ठीक, सी टू ई पहुंचने के लिए कॉस्ट कितनी है, E4 है। ठीक है, तो ये टेंटेटिव लिस्ट में ये वैल्यू नहीं पड़ी थी तो E4 यहाँ पे ऐड हो गया। एक तरह से क्या हो रहा है, तो देखिए इमीडिएट नेबर्स को कनेक्ट करिए, ठीक, उन इमीडिएट नेबर्स जिस नेबर से कनेक्टेड है उनको कनेक्ट करिए, और हर बार क्या करिए, मिनिमम कॉस्ट उठाइए, जहां तक जाने का कॉस्ट मिनिमम है। ठीक है, सी से अगर आप वाया सी जाएंगे तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, तो हम इस कॉस्ट को ना लेकर 5 लेते हैं। ए टू ई जाने का कॉस्ट इन्फिनिटी था, ठीक है, लेकिन अगर सी के थ्रू जो सी का इमीडिएट नेबर कनेक्टेड है कौन सा है, ई है। ठीक है, ई में पहुंचने के लिए क्या होगा, 2 + 4, तो यहाँ पे E6 ऐड होगा। फिर क्या होगा, फिर इस टेंटेटिव लिस्ट से मिनिमम वैल्यू निकालिए, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, D3 है, तो आप यहाँ क्या करोगे, A0 C2 उसके बाद D3। ठीक, D3 आपका परमानेंट लिस्ट में आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपकी परमानेंट लिस्ट में, फिर B5 आएगा। ठीक है, क्योंकि अब सारे नेबर्स कनेक्ट हो गए तो आपको कहीं पे भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर E आएगा तो आपका E4 कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इस ग्राफ से डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करके ये आपका ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, हर एक नोड को दूसरे नोड से कैसे हम कनेक्ट करते हैं, दिस इंफॉर्मेशन इट विल बी गिवन। तो इज इट क्लियर कि पहले ए है, ए को अपना इमीडिएट नेबर्स कौन से, ए सी डी है, इनको पाथ पता है। ठीक, अगला नोड इसमें से जो मिनिमम कॉस्ट होगा उसको उठाएगा, इनमें से मिनिमम कौन सा है, सी के थ्रू है। ठीक, फिर सी अपनी इंफॉर्मेशन ये परमानेंट लिस्ट में मूव करेगा। ठीक, तो सिर्फ एक ही सही मिनिमम है, इसमें से E6 वाला आपका आएगा। ठीक है, तो इट विल बी टेकिंग E6, क्योंकि अब ए को अगर बी और डी से सी के थ्रू अगर हम ऐड करें तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो दोनों नहीं ऐड होंगे। फिर क्या होगा, अब आपका इसमें से जो नेक्स्ट है वो परमानेंट लिस्ट में मूव कर गया, इसमें से नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी, डी की है, तो ये परमानेंट लिस्ट में आएगी। ऑरेंज का मतलब क्या हो गया, परमानेंट लिस्ट में ऐड हो रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट व्हाट वैल्यू विल बी देयर, योर बी इज मिनिमम, वो ऐड होगी। लास्ट में क्या है, सी ए टू ई पहुंचने का कॉस्ट 6 है तो दैट विल बी एडेड। तो ये हमारा फाइनल ट्री कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका लिंक स्टेट राउटिंग है, जहाँ पे आपकी काउंट कन्वर्जेंस फास्ट है, क्योंकि एलएसपी पैकेट्स हर तरफ आप पूरे नेटवर्क में भेज रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमीडिएट नेबर्स आपस में टेबल एक्सचेंज कर रहे हो, वेट कर रहे हैं कि जब तक कि फाइनली सब आपस में एक्सचेंज करके कन्वर्ज करके फाइनली टेबल ना बनाए। और दूसरा हमारे पास इसका क्या बेनिफिट रहता है कि योर आप मतलब शॉर्टेस्ट पार्ट की, मैं दोनों, जो आप कन्वर्जेंस प्रॉब्लम को ओवर करता है, कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम को भी ओवरकम करता है, क्योंकि आप ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ इमीडिएट नेबर्स के इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो। आपको हमेशा ग्लोबल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट टोपोलॉजी की, सिर्फ इमीडिएट नेबर्स का डिपेंडेंट नहीं हो, कंप्लीट टोपोलॉजी की ग्लोबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इस एल्गोरिथम को जो इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, वो आपका ये फिर टाइप्स ऑफ लिंक इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होती है, लिंक स्टेट राउटिंग क्या होती है, इनका इम्प्लीमेंटेशन कौन से प्रोटोकॉल्स करते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस वेक्टर पे बेस्ड रहता है वो आपका RFI प्रोटोकॉल रहता है, जो आपका लिंक स्टेट राउटिंग को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, दैट इज योर OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपके एरियाज में डिवाइड करते हैं और इन एरिया बॉर्डर लाइंस में अपने ऑटोनोमस सिस्टम को डिफाइन करते हैं, और उसमें विद इन दैट ऑटोनोमस सिस्टम यू पास दीज LSP पैकेज टू शेयर इट। ठीक है, तो ये आपका इंट्रा डोमेन का हो गया, कैसे इंट्रा डोमेन पे आपकी राउटिंग टेबल्स का अपडेशन चलता है। फिर एक आपका मल्टीकास्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखते हैं कितनी कवर हो पाती है। मल्टीकास्टिंग आपकी सारी यूनिकास्टिंग की है। ठीक है, फिर एक आपकी आती है पाथ वेक्टर राउटिंग। पाथ वेक्टर राउटिंग को हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ इंटर डोमेन, यानी अलग अलग डोमेन को जब आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, देन योर
path vector routing is used. Let me check what is path vector routing. Okay, ये है आपका path vector routing. ठीक, तो these are all your unicast routing algorithm जिसमें इंटर डोमेन में आपकी इंट्रा डोमेन मतलब